हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण कुमार आपका अपनी यूट्यूब चैनल इनगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 18 जीएस का जो वीडियो का री एग्जाम होना है उसके पूरे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड लेकर चलेंगे और उनका थोड़ा विश्लेषण भी देखते चलेंगे। हर एक प्रश्न का किसका विश्लेषण कितना हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको लगभग 50 की जगह समथिंग में 150 से 200 प्रश्न कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो जो धौलावीरा है, यह हड़प्पा का धौलावीरा नगर यह 3 भागों में विभाजित था और यह कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और हाल ही में इसको करंट के रूप में देखें तो हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व स्थल के रूप में भी 40वें विश्व स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। 40वें विश्व स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो जो इसमें योग वेद है, ये योग वेद एक उपवेद नहीं है। बाद बाकी के ये तीनों धनुर्वेद, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र वेद ये तीनों उपवेद हैं। आपका अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो जो भारत में पहली बार आक्रमण किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया था? 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? जो खजुराहो समूह के स्मारक मंदिर है वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। यदि हम बात करें कि ये खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किन के द्वारा बनवाए गए थे, तो वो चंदेल राजा थे। चंदेल चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। और इनका जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वह इसका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? जो पाल साम्राज्य है वो भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है पूर्वी हिस्से से। पूर्वी हिस्से में कौन कौन से हिस्से आते थे? बंगाल और बिहार से संबंधित था। किससे? बंगाल और बिहार। अगर बात करें पाल साम्राज्य का की स्थापना किसने की थी, तो पाल साम्राज्य था इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। और इसका जो प्रतापी राजा था वो कौन सा था? तो वो था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजा ने दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है मार्तंड वर्मा। कौन थे? मार्तंड वर्मा। किसने हराया था? मार्तंड वर्मा को। यदि बात की जाए कि डच ईस्ट इंडिया भारत में कब आई थी, तो ये कंपनी आई थी 1605 ईस्वी में। और 1759 ईस्वी में इसको ईस्ट अंग्रेजों के द्वारा बेदरा के युद्ध में इसको हरा दिया गया और ये वापस चली गई। अब अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध था वो कब लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजित हुई थी। और इस टाइम पे इस युद्ध के टाइम पे प्लासी के युद्ध के टाइम पे पूछा जाता है कि जो सेनापति था, जो सेना नायक था अंग्रेजों की तरफ से, उसने किसने भाग लिया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है रॉबर्ट क्लाइव। आपका अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल साम्राज्य को प्रतिवर्ष का भुगतान
करने के लिए सहमत हुई थी। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है 26 लाख रुपए। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 12 अप्रैल। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1765 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1765 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लाया गया था, वो था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका आई थी वो इसी अधिनियम के तहत आई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो जो 1935 का जो संविधान सभा का जो प्रस्ताव दिया था वो किसने दिया था? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है M.N. रॉय ने। किसने दिया था? M.N. रॉय ने। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो जो भारतीय संविधान सभा हुई थी उसमें कुल मिलाकर 15 महिलाएं सदस्य थी, बाद बाकी के सारे पुरुष सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के उपाध्यक्ष का नाम बताएं या उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो उसके उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र का नाम बताएं जो भारत से के साथ अपनी सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है बांग्लादेश। वो है बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है? तो करता है 4096.7 किलोमीटर। इसके साथ साथ भारत के साथ और कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो करते हैं चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीप जो है ना वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो वो कन्याकुमारी जो हमारी है वो हिंद महासागर को टच करती है, तो ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो लेकिन असम से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन सी, गुजरात, झारखंड, मिजोरम, लेकिन असम से होकर नहीं गुजरती है। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल की सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपका सही जवाब है वो है नेबुलर परिकल्पना, जो आर्किमिडीज के द्वारा दी गई थी। तो यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है, जबकि नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? वो दी थी लाप्लास ने। किसने दी थी? लाप्लास ने। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का दीप्यमान आमुख जिसे हम देखते हैं वह क्या कहलाता है? आपका सही जवाब रहने वाला है वो है प्रकाश मंडल। जबकि जो सूर्य का दीप्यमान है वो मुख्यतः 3 मंडलों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बड़ मंडल, प्रभा मंडल और प्रकाश
मंडल। जो बात सूर्य का प्रकाश का वातावरण होता है वो 3 मंडलों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और प्रभा मंडल। आपका अगला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी कितनी है? तो यह पृथ्वी की सबसे निकटतम है। इसकी दूरी लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष इसकी लंबाई है। आपका अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पूंजी पूंजी खपत भत्ता। क्या कारण है? पूंजी खपत भत्ता। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है वो करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और जो भारत में जो वित्तीय वर्ष माना जाता है वो माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? आपका सही जवाब रहने वाला है वो है खनन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की तो लखनऊ इसकी राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हेतु हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। जो शबरी संकल्प अभियान है ये किसके लिए शुरुआत किया गया था? तो ये किया गया था कुपोषण को दूर करने के लिए। इसके अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी गई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को। और इसमें जो इसके अंदर जो सुविधाएं थी वो थी गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्षों तक के अति कुपो अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान क्या दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा जापानी इंसेफेलाइसिस का उन्मूलन। इस अभियान के अंदर क्या था? इसे यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया था। किसके सहयोग से चलाया गया था? तो यूनिसेफ के सहयोग से चलाया गया था। इसको डोर टू डोर अभियान भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 से 15 जुलाई 2019। अब अगला प्रश्न है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास किया गया था या किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है? तो वो किया गया है नोएडा में। किसके द्वारा किया गया है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कब किया गया? तो ये किया गया है जुलाई 2018 में। कब किया गया? जुलाई 2018 में। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? जो 2016 में प्रवासी दिवस मनाया गया था वो किस दिन मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 4 जनवरी को। कहाँ पे मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आगरा में। इसके द्वारा मनाया गया था उस टाइम पे जो
मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा मनाया गया था। और इसमें 16 प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार? वो 16 लोगों को दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है नेपाल। अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल किन और भारत के किन और राज्यों से सीमा साझा करता है? वो करता है उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश से कितने और राज्यों से सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। आपका अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। किससे? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बुंदेलखंड में आते हैं? तो वो आते हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। जबकि मध्य प्रदेश का सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दतिया, ये सारे के सारे बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में आते हैं। यदि यहाँ की भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से बुंदेली भाषा बोली जाती है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो जो पीडीएफ का पूर्ण रूप है या उसकी फुल फॉर्म है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पलट लघुपथ विंडोज प्रचालन प्रणाली से स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एच। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटरिंग का जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आरएफपी का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। क्या है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, वॉटसन वॉटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? तो जो वॉटसन कंप्यूटर है वो आईबीएम, किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? वो है आईबीएम कंपनी का प्रोजेक्ट। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। जो आईबीएम का मुख्यालय है वो कहाँ पे? वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अब अगला प्रश्न है, माप की इकाई सीजीएस प्रणाली निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? जो सीजीएस प्रणाली की जो परिभाषा है वो क्या है? वो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। जबकि भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों को मापने के लिए कुल मिलाकर चार प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो जो एक वोल्ट होता है वो 1 जूल प्रति किलोग्राम कूलाम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। इसका सूत्र क्या होता है? तो इस 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 जूल बटे 1 कूलाम।
आपका अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है? तो वो होता है बहुत ही बारीकी से बंधे होते हैं, वह बहुत ही बारीकी से बंधे होते हैं, जिससे इनका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे इनका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आपका अगला प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है? तो वो है परमाणु भार, इन दोनों में परमाणु भार समान होता है, जबकि ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं। क्या है? कार्बन के अपरूप हैं। आपका अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो घाव का अध्ययन है वो कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। जबकि ओकेन ओकेंचोलॉजी में हम कैंसर जैसी बीमारियों का अध्ययन करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों का अध्ययन करते हैं, जबकि डेमेट्रोलॉजी में हम त्वचा त्वचा और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, न्यूरॉन। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य मस्तिष्क को सूचना का आदान प्रदान करना तथा उससे विश्लेषण कार्य कराना होता है। आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर की किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत में सबसे ज्यादा अवशोषण किया जाता है। यदि हम बात करें छोटी आंत की लंबाई की, तो यह लगभग 6 मीटर की होती है। कितने की होती है? 6 मीटर की होती है। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? तो वो है मांडला। कौन सा है? मांडला जिला। और ये कब आया था? तो यह अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। अब अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में 17वें भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है इंदौर में। कहाँ किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश में। कब किया गया है? तो ये किया गया 8 से लेकर 10 जनवरी को। यदि हम बात करें भारतीय प्रवासी दिवस की, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। और यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य में प्रत्येक जिले में संस्कृत संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यतः पहले हिंदी भाषा में आधिकारिक भाषा थी, वो पहले हिंदी थी, लेकिन अब इसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा है। आपका एक प्रश्न छूट गया है, वो है कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है।
आपका अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली, यहाँ पे पहला शब्द जुड़ जाए वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम रोशनी रखा गया है। क्या रखा गया? रोशनी रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 2021 में पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो वो किया गया है वाराणसी को। इसकी घोषणा कहां पर की गई थी? तो इसकी जो घोषणा 2022 में उज्बेकिस्तान में आयोजित समरकंद में आयोजित जो सम्मेलन हुआ था, इसका वहां पर इसकी घोषणा की गई थी कि 2023 के लिए जो संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वो वाराणसी को बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 21वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है प्रोफेसर रामदस मिश्र। इसको दिया गया रामदरस मिश्र को। किसके लिए दिया गया है? तो इनकी एक कहानी है, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, यह कहानियों का संकलन है, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था वो आया था 1986 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, और यह संपूर्ण भारत में लागू है अब। आपका अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। कैसे हो? मैत्रीपूर्ण मतलब उन पर्यावरण के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार रखते हो। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भारतीय मानक ब्यूरो के संचालन में इसको दिया जाता है। और इसका जो देखरेख करता है वो कौन करता है? तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी, और इसमें कुछ फैक्ट हमने अपनी तरफ से ऐड किए थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे और कोशिश करेंगे और ज़्यादा फैक्ट को समाहित किया जाए, करंट और स्टैटिक्स जीके के फैक्ट को जोड़ कर लाया जाए। इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।